सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। ये कल मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, जो वीटॉक्स वाला दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों के मेल आए मेरे पास में। उन्होंने बोला कि सर आपने जो मेल दिखाया है उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्यों नहीं बताया, और आपने ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर उसके द्वारा बेसिकली और क्या क्या बातें बेसिकली बोली गई हैं। तो यार मेरा ये वीडियो बनाने का जो बेसिक पर्पस था, इसमें आप लोगों को ये नहीं था कि यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करना है या फिर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान को आप लोगों को मतलब उसका नाम बताकर आप लोग फिर जाओ फिर उसको आप लोग मतलब उल्टी सीधी बातें बोलो। ये बिल्कुल पर्पज नहीं है उसका, ठीक है। पर्पज बस यही था कि आप लोगों को मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकूं, ठीक है, कि बेसिकली मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। तो वो चीजें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है, ठीक है। इसका ये बिल्कुल पर्पज नहीं है कि मुझे किसी को मुझे बेसिकली किसी की इंसल्ट करनी है फिर किसी को कुछ बोलना था, ठीक है। तो ये था कि आप लोग समझ सको कि अगर मेरी जगह आप लोग आकर बैठोगे तो किस तरीके से चीजें आप लोगों को फील करने को मिलेगी, मतलब किस तरीके से आप लोगों के सामने क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए नॉर्मली पढ़ाना, अगर चीजें पढ़ाने तक ही लिमिटेड रहे तो चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाता रहूंगा पूरे दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाने में मुझे मजा आता है। पढ़ाने में बोलूं तो बेसिकली पढ़ाना भी, अगर मैं शब्द यूज ना करके तो मैं दूसरा शब्द मुझे ज्यादा कंफर्टेबल करता है कि मुझे चीजों को समझाने में मजा आता है, ठीक है। अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे चीजें उसको समझाने में मजा आता है। पर लेकिन ये चीजें एक तरीके से एक पैटर्न में होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी पैटर्न में चल रही हैं तो फिर सारी चीजें जो है वो एक तरीके से मिसमैनेज हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा बेसिक पर्पज यहां पर ये था कि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहूं और आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर सको कि हाँ मैं किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा हूं, ताकि अगर कल को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूं या कोई और दिक्कत देखने को मिलती है तो आप लोग उसको फील कर सको, अच्छा ये रीजन हो सकता है उसके पीछे, ठीक है। ना कि इस तरीके से लिखो कि ये इंसान जो है दिखावा कर रहा है और ये इंसान ये कर रहा है। तो वो मेरा बेसिक पर्पस है इसके पीछे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग, और नाम भी छुपाने का बेसिक पर्पज यही था। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी उल्टी सीधी कोई बातें बोले, तो इसलिए मैंने कंप्लीट यहाँ पर नाम वगैरह ईमेल तक मैंने छुपा कर रखा, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग देखोगे फिर जाके कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो सही नहीं है। सबकी अपना अपना नेचर है। बस मेरा पर्पज ये था कि हाँ चीजों को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। आगे काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, और इसी के साथ में जो सबसे जो बेस्ट आंसर दिए गए हैं, मैंने देखे बहुत सारे आंसर। आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आंसर होने चाहिए वो आप लोगों के जो भी आंसर होंगे वो कोशिश ये करनी है आप लोगों की, जो भी आप लोगों की वीडियो आती है 7 से 8 के बीच में, ठीक है, तो उसी के आसपास में आप लोगों के आंसर होने चाहिए। 9 बजे के आंसर में, 9 बजे के बाद के आंसर में बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, ठीक है। कोशिश करो 8:30 तक आपने आंसर दे दो। अगर वीडियो खत्म होने के बाद भी आधा घंटा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो भी कोशिश करो कि जितनी जल्दी पोस्ट कर सको, मॉर्निंग में सारी चीजें फिनिश कर फिर अपना प्रॉपर वे में स्टडी को लेकर चलो। तो मैक्सिमम बच्चों के द्वारा, किसी के द्वारा 5 क्वेश्चन के आंसर दिए गए, किसी के द्वारा 6 के दिए गए। बहुत रेयर ऐसा कोई था जिसने पूरे आंसर दिए हैं जो कि मैंने आप लोगों से पूछे थे, और इसी के साथ में सही टाइम पर आंसर दिए, ठीक है। तो अंबिका शर्मा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर। तो इन आंसरों को मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि काफी अच्छे से इनके द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो काफी प्यारा ये आज का काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। और बारिश को एंजॉय किया कि नहीं? देखिए यार, बारिश एक ऐसी चीज होती है जो कि एक तरीके से नेचर का एक वरदान आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को आप लोग जरूर एंजॉय किया करो, ताकि आप लोग अच्छे से, उन्हें कहते हैं एक तरीके से नेचर का जो सुहाना, एक उन्हें कहते हैं कि नेचर की जो सुहानापन होता है उसको एंजॉय कर सको। और कहीं ना कहीं यार यही चीजें होती है हम लोगों को जो नेचर के साथ में कनेक्ट करती है। तो काफी लंबी गर्मी के बाद में एक राहत की सांस देखने को मिली बारिश के बाद में। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बात की जा रही है यहाँ पर समुद्र शक्ति के बारे में। तो ये किस कंट्री के बीच में, ये एक बायलेटरल जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आप लोगों को ये बताना है कौन सी कंट्री के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, इंडिया और वियतनाम के बीच में। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में किसी कंट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर एक पॉइंट डिफेंस वाला भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये चीजें काउंट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका भी आंसर देखने को मिलेगा। बाकी काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ डिटेल में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इसी के साथ में फिर वीडियो के एंड में पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या आज जो कल इंपॉर्टेंट रहा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आप लोग काफी कुछ नया सीखेंगे और कई सारी चीजें ऐसी होंगी इसमें जो कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे लेवल पर लेकर जाएगी। देखिए बेसिक पर्पज पढ़ने का ये नहीं है कि बस पढ़ लिया और एग्जाम क्लियर कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनको सोसाइटी के बारे में ज्यादा ज्ञान ही नहीं होता है, तो वो ज्ञान आप लोगों को न्यूज़पेपर देता है। न्यूज़पेपर एग्जाम के लिए नहीं बनता है, न्यूज़पेपर आप लोगों का होलिस्टिक इंप्रूवमेंट करता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आप लोग अगर ढंग
से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी। एक और छोटी सी बात, यहां पर कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या आपका डिस्कशन सुनने के बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? तो यार देखिए, अगर नॉर्मल तरीके से बोलूं तो आर्टिकल आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, कम से कम आप लोगों को नजर मारनी चाहिए कि हाँ क्या क्या दे रखा है। पढ़ने के बाद में एक बार इससे क्या होगा, जैसे एग्जाम में आप लोग जाकर बैठेंगे, आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, कॉम्प्रीहेंशन जो है आप लोग उसको अच्छे से वो टैकल कर पाएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी आप लोगों को बढ़ेगी। पर लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं टाइम है इतना कि डिस्कशन सुनने के बाद में न्यूज़पेपर पढ़ें, तो एटलीस्ट 1 एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़िए कि हाँ ये आप लोगों को पढ़ना है। जिससे क्या होगा, जब एग्जाम में बैठकर आप लोग देखेंगे ना चीजों को कि हाँ आप लोगों को कि एक तरीके से जब सीसेट के पेपर में बैठेंगे, कॉम्प्रीहेंशन रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, तो एडिटोरियल आप लोग की एक हैबिट ऐसी बना देगा कि आप लोग उन कॉम्प्रीहेंशन का आंसर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज ये जरूर रखेगा, कम से कम एक एडिटोरियल जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। कई बार तो मैं ही बोलता हूं कि जैसे मैं बता दूंगा, आज आप लोग ये पढ़ के देख लेना, इससे आप लोगों को देश के अंदर पता चल जाएगा कि किस तरीके से दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हमारे देश में, और इसी के क्षेत्र में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आगे चीजें चल सकती हैं कोविड-19 को लेकर। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। रीडिंग मानने से आप लोगों को ये रहेगा कि एग्जाम में जब आप लोग कोई कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसको पढ़ने के बाद में तो वो वाली आप लोगों की एक मेंटल एबिलिटी जो है अच्छी डेवलप होगी। तो एटलीस्ट मिनिमम 1 आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है, ये कंपलसरी है, ये बात ध्यान रख लीजिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग जिसमें कुछ जिस आर्टिकल को लगता है उसमें को नजर डाल सकते हैं, पर एक आर्टिकल कोई भी आप लोगों को चूज करना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलो तो मैं याद रखूंगा, तो मैं आप लोगों को डेली एक आर्टिकल बता दिया करूंगा, ये सही रहेगा सर, ठीक है, ताकि आप लोग उसको देख सको थोड़ा सा और आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को आर्टिकल बता दूं, अगर मैं भूल जाता हूं तो फिर आप लोग खुद से चूज कर लीजिए, क्योंकि कई सारी चीजें उस टाइम पर दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है कोविड-19 की दवाइयां कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसके बारे में बात किया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं तो अभी यहां पर ये बोला गया है हमारी कंट्री में आज के डेट में, अगर आप लोग देखिए तो आज की डेट में जो पर्टिकुलर जो बोला गया था कि जितने लोगों को डोज देने हैं, तो 21 जून को योगा डे के दिन सबसे ज्यादा डोज दिए गए, और योगा डे के दिन जो डोज दिए गए वो थे 91 लाख डोज। अब तक के सबसे ज्यादा डोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नॉर्मली चीजें जो है वो घटना स्टार्ट हो गई, और आज की डेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक एक दिन में यहां पर 20-20 लाख डोज दिए जा रहे हैं ओनली। जबकि बोला ये जा रहा था कि हम लोग अच्छे से चीजों को एडमिनिस्टर करके चलेंगे और साल के एंड तक हम लोग लोगों को प्रॉपर वे में मेडिसिन प्रोवाइड करा देंगे। पर लेकिन जैसी प्रक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम पर, देखिए 27 जून तक हम लोगों ने अपनी कंट्री में 4 करोड़ डोज दिए। 27 जून तक, 21 जून से 27 जून तक 4 करोड़ डोज, जिसमें से लगभग 1 करोड़ जो है हम लोगों ने 27 जून को ही दे दिए। बाकी 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ओनली 2.3 करोड़ डोज हम लोगों ने दिए। यानी कि जो संख्या यहां पर ये बोला जा रहा है कि 60% से भी नीचे डिक्लाइन हो चुकी है प्रेजेंट टाइम पे। अगर 21 जून के साथ में आप लोग कंपेयर करो, लोगों को दवाइयां ही नहीं मिल रही है, वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो ये आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो कैसे चीजों को आप लोग टैकल कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने ये बोला था कि एटलीस्ट कम से कम 86 लाख डोजेस यहां पर एडमिनिस्टर करने चाहिए पर डे, तब जाकर आप लोग साल के अंत तक सबको दवाइयां प्रोवाइड करा पाओगे। आज की डेट में आप लोग इस डोज को 30 लाख पर लेकर आ गए, और अभी यहां पर एक डे में 20 लाख तक भी डोज देखने को मिले ओनली। तो इस तरीके से सारी पॉपुलेशन को कैसे आप लोग इनोकुलेट कर पाओगे, एक तरीके से मतलब टीकाकरण कर पाओगे। तो 33% एडल्ट पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जिसको एक डोज मिला है, यानी कि 100 में से ओनली 30-33 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लिया है, और 8% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फुल्ली वैक्सीनेट हुई है ओनली, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं, और आप लोग थर्ड वेव के आने का इंतजार कर रहे हैं, या थर्ड वेव आने के बाद में आप लोग चीजों को तैयार करोगे तो कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बातें बताई गई है। आज की डेट में अगर बात करें हमारी कंट्री में नंबर ऑफ जो केसेस है वो डिक्लाइन हो गए, पर लेकिन ये भी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, नंबर ऑफ केसेस और डेथ जो है वो डिक्लाइन हुई है, पर लेकिन पॉपुलेशन को थर्ड वेव आने से पहले आप लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देना चाहिए। तो सेंटर ने जो अपने हाथ में बीड़ा लिया था कि हम लोग सबको दवाई प्रोवाइड कराएंगे, तो वो जो है काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, और आज की डेट में दिक्कत देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखेगा, हेल्थ के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाएंगे 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो हेल्थ को रखा गया है वो रखा गया स्टेट लिस्ट के अंदर, पर लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन की कैटेगरी में आती है तो उसको आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखिएगा। तो हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों के लिए आ जाता है तो ये भी याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है वो यहां पर बेसिकली बात करता है हेल्थ के बारे में। तो कैसे टैकल करना है कोई सी भी बीमारी, तो ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट करना है तो ये बताता है। तो टोटल मिलाकर ये 17 गोल है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। इनके ऊपर पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीजों को रखिएगा। तो ये बातें बताई गई, तो आर्टिकल एक बार देख लेना, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा आखिर क्या क्या बातें कर रखी है यहां पर, ठीक है। ये जो साइड में जो नीचे वाला आर्टिकल है, ब्रेक्जिट वाला आर्टिकल, ये एक अच्छा आर्टिकल है। इसमें से आप लोगों के लिए एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दूंगा और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप लोग कोई आर्टिकल पढ़े, तुरंत पैरेलल में ये देखिए कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तभी आप लोग उसके अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और तभी एग्जाम में उसका कोई फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो है नेपाल के अंदर जो अभी गहमागहमी चल रही है अभी रिसेंटली, उसके बारे में बात की जा रही है। तो हल्का सा ओवरव्यू ले लेंगे, पता तो रहना चाहिए पड़ोस में चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिसेंटली अभी पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में आर्टिकल है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स के डिसीजन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर लिखने के लिए अच्छा सा डेटा चाहिए आप लोगों को, उस जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए, तो वो यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इंपोर्टेंट कुछ केस के नाम दिए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, समझेंगे इसके बारे में। अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें, आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां से आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, उसी के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया गया है। पर यहां पर अभी कई सारे और आर्टिकल है हमारे देश में जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिकल 371 के अंदर जाएंगे जब आप लोग, तो आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो 371 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिसको किस किस एरिया को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो कई सारी बातें हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, तो आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। ये वाला आर्टिकल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, पर हाँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है स्यूडो साइंस के बारे में। स्यूडो साइंस मतलब आप लोग नॉर्मली देखते हो ना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आपका भविष्य रेखा, आपका भाग्य रेखा कैसा रहने वाला है, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से कि कई बार बोलते हैं कि राशिफल बता देना भाई, राशिफल कैसा रहने वाला है। तो राशिफल आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो कि राशिफल देखना पसंद करते हैं कि हाँ ये है कि हाँ हमारी राशिफल, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, यानी कि एक तरीके से ज्योतिष में विश्वास करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं ज्योतिष में विश्वास करते हैं, पहले तो आप लोग ये बताइए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि आज की डेट में लोग जो है इन चीजों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। रियलिटी में अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं, ठीक है, कि हाँ ये राशि नहीं मिल रही है। इंसान जो है पैदा होने से पहले उसकी जो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं और मरने के बाद तक वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में न्यूज में क्या है, ये न्यूज में इसलिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग इग्नू बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के द्वारा अभी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक कोर्स स्टार्ट करने की बात की गई है, जिसके चलते यहां पर लोगों को एस्ट्रोलॉजी अब पढ़ाई जाएगी। उसके अंदर एक पूरा फुल फ्लैज डिग्री प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है एस्ट्रोलॉजी के अंदर में। तो ये कुछ ज्यादा हो गया, एक सब्जेक्ट अगर हो जाए तो समझ में आता है, पूरी डिग्री प्रोवाइड कराना एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो इसी के चलते राइटर ये बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग देश को किस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी एक ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश की गई थी, पर काफी ज्यादा अपोजिशन देखने को मिला, तो उन्होंने वो डिसीजन साइड में कर दिया था। पर लेकिन इंदिरा गांधी जो यहां पर अभी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो ये स्टेप उठाने जा रही है, इसे सोसाइटी के अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लोग जो है अनसाइंटिफिक चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो रहता नहीं है कि आप लोग ये बताइए, मान लीजिए जैसे कि बर्थडे के बारे में बात करें, जैसे कि मैं पैदा हुआ मान लीजिए 24 अप्रैल को, मान लीजिए कैसे 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को बस मैं ही पैदा हुआ हूं क्या? 24 अप्रैल को दुनिया भर में पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे। उनका नाम जो है मेरे नाम से स्टार्ट होता है, मेरे नाम के लेटर से, तो उनका भी नाम हो सकता है, बहुत सारे लोगों के नाम वही होंगे जो मेरा नाम है उस दिन पैदा हुए। तो क्या मेरी जिंदगी में भी सेम चीजें होंगी जो उस इंसान की जिंदगी में है? तो आप लोग ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से चीजें होनी? तो इंसान जो जिस दिन पैदा हुआ है, तो क्या उसी इंसान की प्रवृत्ति जो है सेम रहेगी दूसरे वाले इंसान के साथ में? हो सकता है थोड़ा बहुत मैच करती हो सकता है थोड़ा बहुत उनमें दोनों में एक तरीके से देखने को मिले, अच्छा ये चीजें इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये बोलिए कि हाइपोथेटिकल चीजों पर विश्वास करने वाली बात होगी। तो इस तरीके की चीजें क्या सोसाइटी में आगे आप लोगों को बढ़ानी चाहिए? ये इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो यहां को इसमें डिस्कस की गई है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक साइड में अगर आप लोग देखोगे अमेरिका के अंदर में इलोन मस्क जो है वो क्या कर रहे हैं, स्पेस एक्स उन्होंने बना दिया, मार्स पर जाने का मिशन तैयार कर रहे हैं, दूसरे ग्रह पर लाइफ खोज रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने भविष्य में अपनी जिंदगी खोज रहे हैं, एक तरीके से उन्हें कहते हैं हाइपोथेटिकल चीजों में। अच्छा ऐसा होता है, इस राशि के लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, ये राशि के लोगों का ये वाला दिन बड़ा अच्छा रहता है यार, मेरा ना लकी नंबर ये है यार। मतलब ये सारी चीजों में अगर इंसान जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है,
तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने से तो गए। स्टीफन हॉकिंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक शानदार पर्सनैलिटी थे। उनकी बॉडी कंप्लीटली एक तरीके से ऐसी थी कि वो काम नहीं कर पाती थी, पूरा मशीन से एक तरीके से वो अपना इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। वो इंसान जो है उस टाइम पर बेसिकली अर्थ के बाहर बहुत सारी चीजें बताकर चले गए, ब्लैक होल के बारे में बताकर चले गए, क्या कोई और प्लानट पृथ्वी के बाहर भी ऐसा है जहां पर इंसान रह सकता है उसके बारे में बता के चले गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अपनी दुनिया खोज रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ग्रह जो घूम रहे हैं उससे हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अरे उनको पढ़ने तो क्या पड़ेगा, आप साइंटिफिक टेम्पर पर फोकस करो कि आप लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना चाहते हो, आप लोग प्रोडक्टिव चीजें करो। इसीलिए हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आज की डेट में। पहले हमारी अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज आने बंद हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज, हमारी कंट्री में साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज ही नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर हम लोगों ने आज की डेट में जो है बेसिकली स्यूडो साइंस, एक तरीके से छद्म विज्ञान पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। अभी कोविड-19 में चीजें और बढ़ गई, कोई गोबर लगा के गाय का घूम रहा है कि हाँ कोई गाय का मूत्र के बारे में बात करे, कोविड-19 को घुमा दो। हो सकता है कि गाय का मूत्र जो है फायदेमंद हो किसी और चीजों के लिए, पर कोविड-19 के लिए इस्तेमाल करोगे, कई सारे लोगों की जान चली गई। और ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में। कई बार इससे देखने को मिलेगी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उन्होंने भी यहां पर इन चीजों को सपोर्ट किया। तो राइटर बेसिकली इसके अंदर मजा ले रहे हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो नहीं, इंटरव्यू में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सूडो साइंस आप लोग किस तरीके से देखते हो, क्या हमारी कंट्री में कोई इससे रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, क्या इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए सिलेबस सही है, एक सब्जेक्ट पढ़ा दो इसके बारे में, वहां तक सही है, पर डिग्री प्रोवाइड कराना आई डोंट थिंक सो कि ये कोई सही आइडिया होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भविष्य राशि फल देखना पसंद करते हैं, ठीक है, आप लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। देखिए पढ़ना जानना अलग चीजें हैं, ठीक है, उस चीजों को इंप्लीमेंट करना सोसाइटी के ऊपर, जहां और मुद्दे हैं अच्छे अच्छे उनको छोड़कर यहां पर आना, तो ये एक थोड़ा ज्यादा मुद्दा हो जाता है। तो ये बातें यहां पर इसमें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो एग्जाम में तो नहीं पूछा कोई, पर हाँ इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से थोड़ा बन सकता है, ठीक है। हल्का सा वैसे ही पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें कि क्या चल रहा है, अगर कल को आ भी जाए इनडायरेक्ट वे में एग्जाम में भी कुछ पूछा जाए, क्योंकि सूडो साइंस के ऊपर काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली अभी कोविड-19 के चलते। तो अगर पूछा भी जाए कि सोसाइटी जो है एक अनसाइंटिफिक टेम्पर जो जनरेट किया जा रहा है क्या वो सही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, तो पूछा भी जा सकता है। ऐसी चीजें भी तो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इग्नोर करने लायक आर्टिकल था, पता होना चाहिए कम से कम आप लोगों को, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो नहीं, पर हाँ क्या चल रहा है उसके बारे में बता देता हूं। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि अभी हमारी कंट्री में जो डॉक्टर्स हैं उनको सबको भारत रत्न देना चाहिए। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भारत रत्न जो है अब तक हमारी कंट्री में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिया जाता है, भारत रत्न का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक ग्रुप को ये भारत रत्न दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई कि अवार्ड दिया जाए इंडियन डॉक्टर को भारत रत्न, यानी कि सारी इंडियन डॉक्टर कम्युनिटी को। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने कोविड-19 को काफी अच्छे से टैकल किया है, नो डाउट कि डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया है, पर लेकिन इसी के साथ में अगर आप लोग इस तरीके से लेकर चलेंगे, कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों में मिलकर काम किया है। हमारी कंट्री में जो आज के दिन में अगर बात करें, पुलिस के द्वारा भी शानदार काम किया गया इस पर्टिकुलर फील्ड में। इसी के साथ में अगर बात करें तो साफ सफाई वाले जो लोग हैं उनके द्वारा शानदार काम अपना किया गया है, जो घरों में सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं आज के डेट में उनके द्वारा शानदार काम किया गया कोविड-19 के साथ में लड़ने में। तो क्या एक ग्रुप को हम लोग को ये एक अवार्ड देना चाहिए? तो ये एक तरीके से सोचने लायक मुद्दा है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे अवार्ड जो हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाता है, जैसे नोबेल प्राइज आप लोग देख लो, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, पर लेकिन भारत रत्न एक तरीके से ये पर्टिकुलर देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाएगा कि ये भारत रत्न है, किसी और को देना तो उसको दे दिया। भारत रत्न एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोलना, ठीक है, तो फिर एक तरीके से थोड़ा सा मतलब इसके डिस्कस करने लायक पॉइंट है। कहने का मतलब यहां पर ये कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या अगर हमारे देश में अगर ये चीजें करनी हो। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि हम इस तरीके से कोई काम करके चल सकते हैं? अभी रिसेंटली हमारे देश में किसको भारत रत्न दिया गया, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। सबसे पहला भारत रत्न हमारे देश में किसको दिया गया? हमारी कंट्री में 4 अवार्ड होते हैं। भारत रत्न जो है उसमें सबसे ऊपर आता है सिविलियन कैटेगरी में, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर यहां पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर यहां पर पद्म श्री। तो ये 4 सिविलियन कैटेगरी के हाईएस्ट कैटेगरी के अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पूरा फोकस इस आर्टिकल में जो दिया गया है वो भारत रत्न के ऊपर दिया गया है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? तो देखिए आप लोगों के पास में ना एक थॉट देने का एक मौका होता है, क्योंकि अगर अभी आप लोग सोचेंगे इन चीजों के बारे में जो न्यूज में होती है, जब इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछ लेगा डायरेक्ट, तो आप लोग होचपोच नहीं होंगे कि यार ये क्या पूछ लिया, यार इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग इन चीजों को थोड़ा समझिए, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके बारे में, मुद्दे के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से बोला था वो आर्टिकल हम लोग देखेंगे, वो बेसिकली बात करें ब्रेक्जिट के बारे में।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली यहां पर एक पर्टिकुलर मूवमेंट से निकल कर आते हैं। हमारी कंट्री में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला 2011 में, उससे अरविंद केजरीवाल साहब निकल कर आ गए। इसी तरीके से ब्रेक्जिट जो चला यहां पर, ब्रेक्जिट का मुद्दा यहां पर 2016 से, तो बोरिस जॉनसन के जो यहां पर मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर बनने का, वरना लग नहीं रहा था कि इंसान कभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। एक तरीके से ब्रेक्जिट की पैदावार आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो बोरिस जॉनसन जो है ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं आज की डेट में। तो समझेंगे ब्रेक्जिट है क्या। बेसिकली ब्रेक्जिट को नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ब्रेक्जिट को बोलेंगे ब्रिटेन का एग्जिट। एग्जिट कहां से? यूरोपियन यूनियन से, यानी कि पूरे यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन का बाहर निकल जाना, इसको आप लोग ब्रेक्जिट बोलते हैं। यानी कि ये जो यूरोपियन यूनियन वाला एरिया आप लोगों को लगभग जैसे यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसमें यूके का बाहर निकल जाना ये है ब्रेक्जिट। तो अपनी कंट्री कंपेयर में लोकेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये नहीं, एक मिनट, कई सारे बच्चे बोले सर मैप दिखा दिया करो, ठीक है। तो कई बार देखो मैं आप लोगों को उस मैप में दिखा देता हूं क्योंकि तो पीपीटी में होता है और यहां मुझे अलग से खोलना पड़ता है, तो कई बार थोड़ा सा मैं जल्दी के चक्कर में उसको इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें देखने में आप लोगों को मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। इसमें कई सारी चीज जूम कर आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे ये यूके हो गया, नॉर्थ सी हो गया, तो कोशिश करूंगा चले यूज कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। आखिर यूनाइटेड किंगडम क्यों बोला गया? क्योंकि आप लोग यहां पर जब देखेंगे इसके अंदर, तो यहां पर कई सारे चीज एरिया से मिलकर ये बना हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन हो गया और ये यूके हो गया, तो ये इससे बाहर निकलने की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम क्यों बोला था? क्योंकि ये यूनाइटेड है कई सारे एरिया से। और वो किंगडम कौन कौन से? वो किंगडम है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और यहां पर है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन चार किंगडम को मिलाकर ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो सबसे बड़ी टर्म जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसी के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बेसिकली इंग्लैंड जो है वो एक स्टेट है, वेल्स जो है एक स्टेट है, स्कॉटलैंड जो है एक स्टेट है, और यहां पर ये हो गया बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड, ये एक स्टेट है। तो यूनाइटेड किंगडम है। सारे एरिया को ब्रिटिश आइसलिस यानी कि एक तरीके से ब्रिटिश आइलैंड आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल तरीके से इसको आप लोग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, रेफरेंडम शब्द यूज किया गया है। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है जनता से डायरेक्ट पूछ लेना कि भाई साहब आप चाहते क्या हो, ये बता दो। यानी कि जनता से पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना चाहते हो या फिर अलग होना चाहते हो। तो ये जो रेफरेंडम हुआ 2016 में हुआ, और अभी हम लोग कहां पड़े हुए हैं? हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। तो यानी कि 5 साल इसे पूरे यहां पर हो रहे हैं। तो उसी के चलते राइटर को लगा कि इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो रेफरेंडम के टाइम पर 51.9% लोगों ने कहा कि ब्रेक्जिट से हम लोग, जो ब्रिटेन, जो यूरोपियन यूनियन से हम लोग को बाहर निकलना है, यानी कि एग्जिट होना है। पर लेकिन ये सोचिए आप लोग कि ओनली 2.9%, सॉरी 1.9% लोग ज्यादा थे जिन्होंने ये कहा कि हम लोग को बाहर निकलना है। अब ये समझिए कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लगभग देखे तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल तौर पर कि यहां पर अगर देखें आप लोग 48% आप लोग बोल सकते हैं, फिर 48.01% लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा ये बोला गया कि नहीं, हम लोगों को तो कहां पर रहना है, हम लोगों को तो यूके के उसके यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना है। तो हो गई ना सोसाइटी डिवाइडेड। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि आज की डेट में जो ब्रिटेन है वो काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड है। तो उसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि ब्रेक्जिट का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है यहां पर, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिवाइड देखने को मिला। तो ब्रेक्जिट कंटिन्यूअसली अब भी डिवाइड कर रहा है ब्रिटेन को, ये बात बोली गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि ब्रेक्जिट जो है उसके द्वारा काफी सिग्निफिकेंस चेंज लाया गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ब्रेक्जिट हैज ब्रॉट ए सिग्निफिकेंस चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये है। इसी के साथ में एक और पोर्शन है इसका, दूसरा ये कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ब्रेक्जिट ऑन इंडिया, तो इसको एनालाइज करना है आप लोगों को। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रेगुलरली तब से ये कंटीन्यूअसली न्यूज में चला हुआ है। तो आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि टॉपिक भी आप लोगों का अगर आप लोग देखेंगे तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। अभी आर्टिकल के अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ये अंदर से बाहर निकल रहे हैं, यहां पर जो यूके जो है बाहर निकल रहा है ईयू से, तो इसके चलते अभी यहां पर इसकी जो जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, लगभग 10% जीडीपी डिक्लाइन हुई 2020 में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रही है, जिसको आईएमएफ बोलते हैं। उसने बोला कि इतना नुकसान आप लोगों को होगा। ये नॉर्मल सी बात है। आप लोग देखिए, जब दो भाई अलग होते हैं किसी पर्टिकुलर घर में, तो उनके क्या होता है, उनके चारपाई तक, उनके बर्तन तक बढ़ जाते हैं। जब बर्तन तक बढ़ जाएंगे, पहले घर में एक टीवी था, बैठ के सब देख लेते थे, अब घर में 2 टीवी देखने को मिलेंगे। पहले घर में एक गाड़ी में काम चल जाता था, अब एक और गाड़ी, एक और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदनी पड़ेगी। भैंसा जो नहीं कहते, जो बुग्गी और झोटा वगैरह यूज किए जाते हैं, बैल वगैरह, भैंस वगैरह, ये सारी चीजें सब डिवाइड हो जाएगा। नल का इसकी डब्बी अलग लगेगा, अगर आटा पीसने की चक्की है तो वो अब दोनों के पास में अलग अलग लगेगी। घास काटने की मशीन है वो दोनों की अलग अलग लगेगी। समझ सकते हैं आप लोग? ये इस तरीके से आप लोग देखें कि सारी चीजें अलग हो जाएगी इंसान के
अब डबल डबल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कई जगह, तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं जहां पर सिंगल से यूज किया जा रहा था, ठीक है, ऊपर से एक दूसरे की टांग खींचने में वैसे मसूल रहेंगे, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये फंडा आप लोग कई बार देखने को मिलता है। पड़ोसी के साथ में अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, पर लेकिन अपना जो खुद का सगा भाई है उसके साथ में रिलेशन खराब कर लेते हैं। मतलब कहां होती है दुनिया, वही इंसान जो बचपन में एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते ही, शादी होते ही, बच्चे होते ही उनको वो सारे प्यार जो है वो भूल जाते हैं। तो ऐसी सोसाइटी आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये रियलिटी है, ये यहाँ पे नहीं है ओनली, ये आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ब्रेग्जिट हो रहा है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहा है ब्रिटेन का, तो इनके रिलेशन जो है वो एक अलग ही लेवल पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर 2021 में फूड और ड्रिंकिंग एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन यूनियन से वो डिक्लाइन हुआ है नियरली 50%, ठीक है। एक्सपोर्ट सर्विस भी यहां पर एक तरीके से श्रिंक हुई है, यानी कि एक तरीके से कम हुई है। 500 के करीब जो ब्रिटेन की कंपनी है वो रिलोकेट की जा रही है यूरोप के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पहले तो उस टाइम पर ऐसा था ना, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, यहां पर आप लोगों को अगर एक बार एंट्री कर जाते हैं ना यूरोपियन यूनियन के अंदर में, तो अलग अलग से आप लोगों को अलग अलग देश के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आराम से घूम सकते हैं आप लोग, यानी कि आराम से आप लोग इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, आराम से एक दूसरे से, एक हमारी कंट्री में से नहीं, ट्रेन में बैठ के एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, सेम फंडा आप लोगों को यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिलेगा। तो सारी बाउंड्री यहां पर बंद हो गई। अब यहां पर बेसिकली यूके के लिए जब ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो ब्रेग्जिट के बारे में अगर बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ईयू और यूके के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अभी जो है सिकुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके चलते दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक तरीके से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहे हैं यहां पर दोनों के ऊपर, देखा जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के एरिया में काफी लार्ज स्केल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट थे। और अगर ढंग से देखोगे आप लोग यार, कोई एक ऐसा तो देश नहीं है कि बस ऐसे ही देश है, यूके जो है एक पावरफुल कंट्री की कैटेगरी में आता है, तो एक तरीके छोड़कर यूरोपियन यूनियन को जा रहा है, तो एक पावरफुल कंट्री अगर किसी ग्रुप को छोड़कर जाते हैं तो उस ग्रुप की इंपोर्टेंस भी कम हो जाती है। लोग ये बोलते हैं अच्छा इसको छोड़कर चले गए, इसके अंदर कुछ दम नहीं रह रहा है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री फिर निकलने की सोचने लगते हैं। तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों की जब जो मंथली वीडियो, वो मंथली नहीं, वो जब 3 मंथ वाला जब मैराथन वीडियो बनाई, उसमें स्टार्टिंग में जो थे वो 400, 450, 500 तक बच्चे जो थे उसमें लाइव आए थे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कुछ जाने लगे, उसके साथ में 2-4 और चल देते हैं, फिर निकल कर। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। भेड़चाल काफी है इस देश में यार। आप लोगों को कभी भी अगर आज के डेट में देखिए, एक इंसान जो है अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, वहां पर खड़ा होकर ताली बजा रहा है, तो दूसरे भी आगे ताली बजाएंगे, लड़ाई नहीं छुड़वाएंगे। अगर किसी की लड़ाई हो गई है तो कहेंगे हम क्यों दूसरे के पचड़े हैं बड़ो, तो मजा लेने क्यों आ गई हो यार, उसको कम से कम सही नहीं कर सकते हो, कम से कम भीड़ लगा के उसको और इंटरटेनिंग तो मत बनाओ। वो अगर हट जाते तो वो लगेगा मेरी बेइज्जती होगी मैं नहीं हटूंगा, वो बोलेगा मेरी बेइज्जती होगी मैं नहीं हटूंगा, और लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और आजकल तो नया ट्रेंड है, सबसे पहले कैमरा निकाला जाता है अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, ना कि उस दिक्कत को सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये एक नया ट्रेंड आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। ब्रेक अगर बात करें, बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वो अच्छे लेवल पर कोविड-19 को यहां पर टैकल करने में सक्सेस हो पाया। तो इसकी वजह से थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है ब्रिटेन की, कि यूरोपियन यूनियन के साथ में होता तो उतने अच्छे से यहां पर टैकल नहीं कर पाता। तो ब्रिटेन की थोड़ी इज्जत बढ़ गई है कि वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएगा अगर अकेला रहेगा, यानी कि अकेला रहेगा तो अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल पाएगा। इसका अगर ऑल ओवर वर्ल्ड पे आप लोग इसका इंपैक्ट देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली जैसे ये बाहर निकल रहे हैं तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो वीक होती हुई नजर आएगी। रीजन क्या है, रीजन तो यार काफी साफ साफ है। यूके जो है वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी के बाद में, अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर बात करो तो ये बाहर निकल गया, तो अब यहां पर एक सबसे बड़ी इकोनॉमी यहां पर जर्मनी बच गई। तो टोटल मिलाकर 27 मेंबर है गए अब यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो पहले कितने थे यहां पर, पहले होते थे यहां पर 28 मेंबर हुआ करते थे। इसी के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका बजट का जाता था यहां पर जब यूरोपियन यूनियन को मेंटेन करने की बात आती थी। तो यूके को तो फायदा होगा, उसको कम पैसा देना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को नुकसान देखने को मिलेगा। मिलिट्री भी अच्छी खासी है यूके के पास में, तो काफी बड़ा रोल प्ले करती थी। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये थी, जब आप लोग परमानेंट जो मेंबर है यहां पर यूएन के अंदर, उनके अंदर आप लोग बात करोगे तो यहां पर एक यूके आप लोगों को देखने को मिलता था, फ्रांस वहां पर था। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ही आप लोग यहां पर 2 मेंबर देखने को मिल जाते हैं। बाकी का कौन हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। तो फ्रांस और जो यूके था जो यहां पर परमानेंट मेंबर है और न्यूक्लियर पावर भी है दोनों, तो ये यहां पर यूरोपियन यूनियन की ताकत बनाकर रखते थे। अभी यहां पर अकेला फ्रांस रह गया है, ठीक है। इसी के साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर था, तो यहां पर कौन था, फ्रांस और यूके, अकेले यूरोपियन यूनियन के पास में 2 मेंबर थे। अब यहां पर एक मेंबर बाहर निकल गया, तो अब यूरोपियन यूनियन के पास में अकेला एक मेंबर रह गया है। तो यूरोपियन यूनियन की इज्जत तो कम हुई है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है, यूके के बाहर निकलने से। पर यूके को भी कम दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो नहीं है
मूवी है भानु प्रताप सिंह की, ये भानु प्रताप सिंह तेरा चेहरा नहीं देखेगा, अगर किसी ने तेरा चेहरा देखा तो वर्ल्ड डायलॉग नहीं उसका, सूर्यवंशम मूवी का। तो एक तरीके से जब वो अमिताभ बाद में बोलता है कि कि जब एक बाप अपने बेटे को अलग करता है तो उनको भी उतना ही दर्द होगा, क्योंकि पेड़ से जब टहनी टूटती है तो पेड़ को भी उतना ही दर्द होता है। तो इसका मतलब ये कि पेड़ और टहनी दोनों को दर्द हुआ है। तो पेड़ क्या है, पेड़ है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, और टहनी क्या है, टहनी है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यूके। तो दोनों को ही दर्द होगा, ऐसा नहीं है कि एक को दर्द होगा। तो इस तरीके से दोनों को ही एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलना पड़ेगा। यूके के बारे में अगर बात करें, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी सारी चीजें आज के डेट में जो बिग अटेंशन देने वाली है वो ये कि मिलकर काम इनको करना चाहिए। जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर काफी ज्यादा अभी जो डिस्ट्रेस देखने को मिला इन चीजों के ऊपर, तो उनके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये काफी अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही तरीके से बैलेंस बनाया जा सकता है ग्लोबल पावर में। यूरोप जो है वो वीक हो रही है, ठीक है, क्योंकि चाइना की भी एम्बिशंस यहां पर बढ़ रही है। चाइना आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर सबको टैकल करने के लिए तैयार है, और ऊपर से यूएस से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे अपनी प्रोटेक्शनिज्म की नीति लेकर चल रहा है कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, इनके साथ में लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो घुमा फिरा कर ना बोलूं, सीधा सीधा ये बोलूं कि यूरोपियन यूनियन से यूके का बाहर निकलने से दोनों को नुकसान हो रखा है। कई सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर ये काम कर सकते थे वो भी काम अब ढंग से यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दोनों काम कर सकते थे, साइबर क्राइम के मुद्दे पर, टेररिज्म के मुद्दे पर, इनइक्वालिटी के मुद्दे पर। तो ये मुद्दे दोनों को मिलकर काम करने चाहिए, अभी भी इनको आगे लेकर चलना चाहिए। एक नई पार्टनरशिप में दोनों कैसे ढल सकते हैं उसके ऊपर इनको फोकस लेकर चलना चाहिए। और यूरोपियन और यूके के बारे में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज काफी सारी देखने को मिलती है। तो यहां पर आगे चलकर भी दोनों को अच्छी एक पार्टनरशिप का एक बेस दुख लेना चाहिए। उन्हें कहते हैं कि एक बुद्धा वाला पाथ देख लेना चाहिए जिसको मिड पाथ बोलते हैं। तो मिड पाथ पर दोनों चले कि दोनों का फायदा रहे, तो वो ज्यादा बेटर यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से आप लोग इसको वे फॉरवर्ड में या फिर सजेशन में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर ये आप लोग देखिए अब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा पहले आना था, वे फॉरवर्ड बाद में आना था, पर लेकिन पहले मैंने उसको कंटिन्यू फिनिश कर दिया। अब यहां पर अलग से अगर आप लोग इंपैक्ट के बारे में बात करें तो पूरा इंडिया के बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी कंपनी आज के डेट में यूके के अंदर है। तो यूके के अंदर वो जो कंपनी है वो इसलिए यूके के अंदर थी क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। अब उसके टाइम पर कुछ और रूल और रेगुलेशन थी, अब ये बाहर निकल गया तो अलग रूल और रेगुलेशन हमारी कंट्री की कंपनी पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, तो काफी सारी इंडियन कंपनी काम करती है। तो अब थोड़ी प्रॉब्लम यहां पर उनको देखने को मिलेगी। यूके जो है यहां पर ये लार्जेस्ट, अगर बात करें यूके इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, अगर G20 कंट्री के बारे में आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं G20 कंट्री को अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर। अच्छा, G20 की अगर मीटिंग के बारे में बात करें, आप लोगों को G20 की जो मीटिंग देखने को मिल रही है उसके बारे में मैंने आप लोगों को 3-4 चीजें पढ़ाई भी थी, ठीक है। नैनो मैगजीन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि 2020 में मीटिंग कहां पर हुई थी, आप लोगों को याद आ रहा है 2020 में कहां पर हुई थी? चलिए ये आप लोग बताइए, ठीक है। 2021 में अभी कहां पर हो रही है? 2021 में हो रही है यहां पर इटली के अंदर। 2022 में कहां पर होगी? 2022 में होगी कहां पर बताओ? इंडोनेशिया के अंदर। 2023 में कहां पर होगी? 2023 में बताओ जल्दी। ये होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। और 2024 में कहां पर होगी ये आप लोग बताइए। तो 2024 में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करवा दी मैंने, देख लो। यार रेगुलर सुनने का यही फायदा होता है, लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाओगे। इससे फायदा ये रहेगा कि चीजें कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बहुत बार रिपीटिशन आप लोगों का हो चुका होगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए यहां पर एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, ठीक है। अगर बात करें तो दोनों इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया और यहां पर यूके तो मिलकर एक दूसरे के साथ में कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं देखना पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा, इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ा। हालांकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सब पर्टिकुलर हमारी कंट्री के ऊपर नहीं। इसी के साथ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, एफपीआई हमारी कंट्री में वो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हमारी रुपी जो है वो वीक हो रही है। तो ये भी एक इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया के जो बिजनेसमैन है जो पहले यूरोप के अंदर काम कर रहे थे तो फ्री एक्सेस उनको मिलता था सारी कंट्री के अंदर, तो वो भी अब यहां पर नहीं मिल पाएगा, अलग से उनको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई यूके के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर यूके अगर बात करें तो इन्वेस्टर आर कनेक्टेड एज इन्वेस्टर इन जो मोर यूके के साथ में देन यूरोपियन यूनियन, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं ज्यादा यूके के साथ में एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन के साथ में, और होंगे भी क्यों ना, 200 साल तक रूल करके जो गए हैं, तो इसलिए इनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी है। बहुत सारे इंडियन मूल के लोग आप लोगों को यूके में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात अभी ये भी है, अभी आप लोगों ने देखा G7 की जो मीटिंग हुई,
G7 की मीटिंग कहां पर हुई? ये यूके के अंदर ये अभी मीटिंग देखने को मिली। तो G7 का भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर जापान को निकाल देते हैं, कनाडा और यूएसए को निकाल देते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो यूरोपियन यूनियन के ये लोग हैं। तो यहां पर G7 पूरा यूरोपियन यूनियन पे टिका हुआ है। अगर बात करें तो यहां से यूके बाहर निकल जाता है, तो अभी इनके अंदर जो रिलेशन हुआ वहां पर भी कोई ज्यादा अच्छी बातें देखने को नहीं मिली। तो ऐसी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो G7 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि G20 के ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो G7 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। G7 के साथ में अभी आप लोगों को ये बताना है, इसको G7 को यहां पर इसको D11 बोला गया। तो D11 क्यों बोला गया? डेमोक्रेसी ऑफ 11। तो ये कौन कौन सी 4 कंट्री और यहां पर ऐड हुई? अभी यहां पर ऐड नहीं हुई, बेसिकली इनको अलग से इनको स्पेशल गेस्ट की तरीके से इनवाइट किया गया था। तो इसमें एक इंडिया है, वो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। बाकी और कौन कौन सी कंट्री थी वो आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा पहला। दूसरा आप लोगों को ये बताना है, अभी इसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, तो कौन से नंबर की ये G7 की मीटिंग थी, ये आप लोग बताइए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और बता देता हूं जिसके बारे में यहां पर आर्टिकल में हालांकि मेंशन नहीं है। एक तो आर्टिकल में मेंशन कर रखा है स्कॉटलैंड के बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में तो ये मेंशन कर रखा है रेफरेंडम के बारे में, पर लेकिन नॉर्थ आयरलैंड के बारे में मेंशन नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिल रही है वो ये है कि जैसे यहां पर ये नॉर्थ आयरलैंड जो है ये पार्ट बन जाता है किसका? ये पार्ट बन जाता है यूके का। तो उसके चलते यहां पर जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में एक रस्सी खिंच गई। पहले तो सारा यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो आराम से यहां पर जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनको परमिशन लेकर जानी पड़ेगी क्योंकि बॉर्डर खिंच गए इनके बीच में। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये स्कॉटलैंड पहले भी रेफरेंडम करा चुका है कि उसको यूके से बाहर निकलना है। तो कल को चलकर स्कॉटलैंड जो है वो यूके से बाहर निकले, रेफरेंडम में लोग सपोर्ट करते हैं, तो यूके की आधी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इससे दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि स्कॉटलैंड के लोग ये चाह रहे हैं मैक्सिमम कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ में रहे, पर लेकिन ये बाहर निकल गया तो आगे आने वाले टाइम में अशांति देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आर्टिकल के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला गया है कि ब्रेक्जिट की वजह से कंटिन्यू डिवाइड देखने को मिल रहा है, किसके अंदर में? ये बेसिकली यूके के अंदर में। तो इसकी वजह से यहां पर ये आर्टिकल है। तो कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है मैप बेस्ड भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से बने तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। उसी के साथ में अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो अब एक अच्छा आंसर आप लोग, प्यारा सा क्यूट सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। तो अच्छे से आंसर लिखिए और कोशिश ये किया कीजिए 9 बजे तक आंसर पोस्ट करके और बल्ले बल्ले लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आंसर आप लोग कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। हमारे देश में कई सारे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है। बेसिकली इस आर्टिकल में जो बात की जा रही है ये पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है। अभी क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है कि पॉपुलेशन जो है, जो यहां पर अभी कई सारी चीजें देखने को मिली, यूपी का जो ड्राफ्ट निकल कर आया पॉपुलेशन को लेकर, तो उसको कैसे लेकर यहां पर चला जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आए, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट कुछ केसेस के बारे में बात की जा रही है, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर इनसे डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस था 2009 का, उसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वुमेन को फ्रीडम है कि उनके रिप्रोडक्टिव डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन जो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसके रिप्रोडक्टिव डिसीजन के बारे में बात की जाए तो वो अपने हिसाब से उसके डिसीजन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बोलेगी कि नहीं तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये इसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के तहत आता है। अगर बात करेंगे आप लोग पार्ट 3 में, जैसे आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट आप लोग को देखने को मिलेंगे 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे, इसके तहत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा चीजें क्या क्या हैं। इसके अंदर भी जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 21 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 क्या किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, ठीक है। तो इसी के अंदर आप लोगों को आर्टिकल 21 आ जाता है, तो वो भी राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ऑलरेडी कोर्ट ये बोल चुका है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है इंसान को अपने आप लेना चाहिए। यानी कि राइटर ये बोल रहे हैं, अभी ये बिल है यहां पर ये, ठीक है, जिसका बिल का जो अभी आप लोगों को बिल देखने को मिलेगा बेसिकली, एक सेकंड, हाँ ये रहा बिल है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। तो ये अभी बिल है, यहां पर ये एक्ट तो बनी जाएगा क्योंकि यहां पर योगी जी के पास में फुल मेजोरिटी है। तो एक्ट बनने के बाद में यहां पर अगर ये जाता है बेसिकली कोर्ट के अंदर में, तो कंडीशन ये बोली जा रही है कि इसको जो है नल एंड वॉइड करार देने के लिए
कोर्ट के पास में सफिशिएंट रीजन है कि इसको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। उसका एक तो केस उन्होंने बताया 2009 का केस हो गया, इसके बेस पर यहां पर इसको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, यह केस पुत्तास्वामी का केस 2017 में आया केस पुत्तास्वामी का केस, और 9 जज की बेंच ने इसको देखा था। इसके अंदर यह निकल कर आया कि आर्टिकल 21 के तहत जैसे कोई आदमी पैदा हो जाता है तो उसकी प्राइवेसी पैदा हो जाती है, और प्राइवेसी को इनके द्वारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल यहां पर 21 के तहत पार्ट 3 के अंदर में। तो ये जो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने हक को कैसे यूज करे, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को यूज करे, उसकी बॉडी पर उसका खुद का हक है। तो यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो इनको आप लोग इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, अभी रिसेंटली अगर बात करें रिलीजन के बारे में काफी ज्यादा न्यूज हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो रिलीजन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रिलीजन के बारे में बात की जाती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। ओके, अगर बात करें यहां पर तो ये बात हो गई। इसी के साथ में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीजें अभी की जा रही है, ये आगे आने वाले टाइम में सही से देखने को मिलेगी। जावेद जो बेसिकली वर्सेस अदर स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था 2003 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया एक पर्सन को कि मोर देन 2 चिल्ड्रन है इसके, तो ये लोकल बॉडी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये एक बार को राइट जो यहां पर गवर्नमेंट है बोल सकती है कि ऑलरेडी ऐसा केस है यहां पर ये कि आप लोगों के सामने, तो आप लोग क्यों इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ये राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो यार, आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर केस है, पर लेकिन ये केस जो है, जो नॉर्मल केस है जिनमें राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है, उसके सामने ये केस काफी ठंडा है। तो आप लोग इसको केस के ऊपर जो है रखकर बंदूक जो है नहीं चला सकते, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो योगी जी के द्वारा ये पॉलिसी जो लाकर गई, इसका कई सारे लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आते हैं, कि यह सही स्टेप है या फिर आप लोग इसको किसी और तरीके से यहां पर देखते हैं, तो आप लोग इसके अंदर बताइए। तो ये जो पॉलिसी है बेसिकली 2021 से लेके 2030 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर अभी हम जो है 4 भाई बहन है, तो क्या ये पॉलिसी जो है वो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालेगी? यार ये पॉलिसी आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगी, आगे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी, ठीक है। आज की डेट में जो ऑलरेडी हो चुका है, 4 है, 5 है, 10 है, चाहे क्रिकेट टीम क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे अगर होगा तो दिक्कत डालेगी, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर ये पॉलिसी अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री चाइना, इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री टॉप 5 पॉपुलस कंट्री है, इनको देखते हैं। पर लेकिन जब आप लोग यूपी को देखेंगे तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, तो इसके बाद में यहां पर यूपी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये 2017 का डेटा है, थोड़ा सा पुराना है, पर लेकिन लेटेस्ट डेटा में आप लोग देखें तो ये आप लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश कहां पर आप लोगों को लोकेशन देखने को मिल रही है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग किस पैटर्न में अभी चीजें यहां पर, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर देखें उत्तर प्रदेश जो यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, एक तरीके से 1 सेकेंड, अभी एक सेकेंड, यहां पर 238 224, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर अभी पाकिस्तान जो है यहां थोड़ा ऊपर आ गया हो, पर लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की भी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो एक बार इसको चेक कर लेना कि पाकिस्तान कहां पर आ रहा है, क्योंकि ये पुराना डेटा है थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया के अंदर तो टॉप पॉपुलस स्टेट है ये। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बात करें तो दुनिया भर की कंट्री को पीछे छोड़कर ये टॉप 10 में आप लोगों को उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसलिए जो भी यहां पर इंसेंटिव इंसेंटिव दिए गए, तो कई सारे काम किए जा रहे हैं इस बिल के अंदर में। इसके अंदर कई सारी चीजें देखने को मिल रही है कि कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच की बात की जा रही है। अगर कोई यहां पर वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन की ओर जाता है, यानी कि बच्चा जो है आगे नहीं करेगा इस बात को अगर मानता है, तो इस तरीके से यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। 3% इंक्रीमेंट जो एक तरीके से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में उसको देखने को मिलेगा, यानी कि पेंशन उसको अच्छी खासी मिलेगी, इंक्रीमेंट उसको अच्छा खासा मिलेगा। अगर प्लॉट वगैरह खरीदता है, घर वगैरह खरीदता है, उसमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये कई सारी चीजें हैं। बच्चा अगर एक पैदा करेगा उसके लिए अलग से प्रोविजन बताए जा रहे हैं। इवन यहां तक भी बोल दिया अगर कोई एक बच्चा पैदा करता है तो 80,000 मिलेंगे एक है अगर लड़का, और 1 लाख मिलेंगे अगर एक है लड़की, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन इनके द्वारा यहां पर रखे गए। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। कमीशन का नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जिसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया ये बिल, ये है जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल, जिनके द्वारा ये तैयार किया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि क्या क्या इसके अंदर चेंज होने वाला है, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया था टेलीग्राम पर भी, तो इसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना। कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर भी।
बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो डेटा पॉइंट दे रखा है, इस डेटा पॉइंट में कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि अभी इन्फ्लेशन का आप लोग देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है वो बढ़ती नजर आई, तो लोगों का हेल्थ का जो बिल है वो भी बढ़ गया, तो उसी के चलते कुछ डेटा दिखाने की बात की जा रही है। एडिबल ऑयल जो है, देखिए लोग जो है अभी कंडीशन क्या है, लोगों की जॉब चली गई है ऑलरेडी, जिसके पास जॉब थी उसकी सैलरी डिक्रीज हो गई है, तो लोगों के हाथ में पैसे की कमी हो रखी है आज की डेट में। उसके बाद में कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, उनका हेल्थ का बिल बढ़ गया आज के डेट में, लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। दूसरा, एक तरीके से आप लोग देखिए ईडेबल ऑयल यानी कि घर में जो तेल होता है खाना बनाने वाला, उसका प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। गाड़ी में जो तेल डालते हैं उसका प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि पैसा जेब में है नहीं है और खर्चा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन्फ्लेशन काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बढ़ गया। फ्रूट के प्राइस जो है वो भी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गए। जो कपड़े वगैरह के प्राइस हैं वो भी यहां पर बोला जा रहा है कि इसके साथ में फुटवेयर के प्राइस हैं वो भी बोला जा रहा है। तो सारी चीजों में काफी अच्छे लेवल का कंट्रीब्यूशन अभी यहां पर देखने को मिला है। तो ये इन्फ्लेशन जो है ये सब एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना कि एक एरिया में। तो प्राइस जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहे हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर लोगों को काफी लार्ज स्केल पर अभी यहां पर देखना पड़ रहा है। जरा सी भी किसी को कोई हल्की सी भी छींक आ जा रही है तो इंसान को ये लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर यहां पर हेल्थ कॉस्ट लोगों को अपनी जेब से लगानी पड़ रही है। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे या फिर अलग अलग रिपोर्ट बार बार ये बोलती है कि एक अगर 6% के करीब हेल्थ के ऊपर हम लोग खर्च कर दें तो काफी अच्छा रहेगा। आज के में 1.2 के समथिंग कर रहे हैं, अगर बात करें इसको बढ़ाकर अगर 3 भी कर दी जाए तो भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो हेल्थ के ऊपर अगर हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो फायदा क्या रहेगा, फायदा बेसिकली ये रहेगा कि जनता की पॉकेट से पैसे नहीं निकलेंगे। तो जनता की पॉकेट से पैसे नहीं निकलेंगे तो किसी और चीज में वो ढंग से इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना कि हेल्थ के ऊपर। उनको कई बार परिवार ऐसा होता है कि एक परिवार की कमाई मान लीजिए 10,000 रुपए महीना है, ठीक है, अगर उसमें एक बीमार हो गया तो आधी कमाई उसमें चलेगी, तो आधी बार भूखे सोना पड़ेगा उन लोगों को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिलती है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर बेसिकली बात कर रहा था, ये था केपी शर्मा ओली साहब के बारे में। तो यहां पर जो ओली साहब है यहां पर अभी वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट गए हैं और यहां पर शेर बहादुर देवबा ये अभी यहां पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं। देखिए हुआ क्या था, यहां पर पार्लियामेंट के अंदर, अगर नेपाल के अंदर आप लोग जाएंगे, नेपाल के अंदर यहां पर पार्लियामेंट जो है इनके द्वारा ओली साहब के द्वारा भंग कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में भंग करके इनके द्वारा बोला इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पार्लियामेंट भंग करने का कोई रीजन ही नहीं था, आपके पास में फुल मेजोरिटी है, फुल सपोर्ट है, ये कौन सा तरीका है कि पार्लियामेंट भंग कर आप लोग बैठ गए और यहां पर जनता की मनी लगेगी अब इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी चीजों को साइड में करते हुए फिर से बोला कि इनको प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है, नहीं तो किसी और को बनाते हैं। तो चीजें इसी तरीके से रस्साकसी में चलती रही और अब जाकर इनके द्वारा शेर बहादुर देवबा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। पर लेकिन यहां पर भी इनकी बीरबल की खिचड़ी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी ये बोला जा रहा है कि शेर बहादुर देवबा जो है क्या वो यहां पर अपनी मेजोरिटी वो दिखा पाएंगे, क्योंकि सबसे बुरी कंडीशन तो यहां पर ये देखने को मिल रही है अभी प्रेजेंट टाइम पर, अगर आप लोग देखेगा शेर बहादुर देवबा जो है उनके पास भी फुल मेजोरिटी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। उन्हें कहते हैं कि ऐसा कैसे चलेगा भैया, तो वो वाली कंडीशन यहां पर भी सामने निकल कर आएगी। तो ये एक सोचने वाला मुद्दा यहां पर है कि किस तरीके से ये बैलेंस बनाकर चल पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अभी जो इनका संविधान जो इंप्लीमेंट किया गया है उसके बारे में अगर आप लोग बात करिए, लंबे समय तक रस्साकसी चली, जब जाकर इनका ये संविधान जो है अभी इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो नेपाल के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या क्या न्यूज देश के अंदर चल रही है। पर उससे पहले ये क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को दे दूं। मैंने आप लोगों से पूछा था, बेसिकली इसका तो आंसर मैंने दे ही दिया था। यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है 5th मोस्ट पॉपुलस स्टेट यहां पर देखने को मिल रहा है। मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन बताया था आप लोगों को, कई सारे बच्चे फ्यूजन बता रहे हैं। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिलना और फ्यूजन का मतलब टूटना, तो मैंने फ्यूजन की बात की थी। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो पार्ट सेकंड में आती है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, याद रखिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में हो गया है। डिलिमिटेशन कमीशन अभी रंजन देसाई की अध्यक्षता में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर बेसिकली, सॉरी रंजन प्रकाश देसाई है पूरा नाम। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया बिहार के अंदर की कितनी लोकसभा की सीट है, मैंने पूछा था कि अपने अपने राज्य की लोकसभा की सीट देखेगा। 15 फाइनेंस कमीशन जो है एनके सिंह है, इनको नंद किशोर सिंह, पूरा नाम भी आप लोग याद रखते हैं, अच्छी बात है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अक्टूबर क्राइसिस 1962 भी आप लोग बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो काफी अच्छे अंबिका के द्वारा आंसर दिए गए। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है और टाइम रहते हुए थोड़ा आंसर दिया करो। ठीक है, बाकी बात करें तो अभी यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों के पास में जो है बेसिकली सेंटर जो है दवाई की बात करें तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कर रही है प्राइवेट सेंटर को कि सेटअप करे, जो कि वैक्सीनेशन से चलते प्राइवेट सेक्टर भी साथ में है। ठीक है, तो उसके चलते कोविड-19 की दवाइयों को सही तरीके से सही टाइम पर सही लोगों तक प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। ये न्यूज मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, इसके ऊपर मैंने हालांकि बात भी की थी आप लोगों से थोड़ी सी।
कांवड़ की जो यात्रा है उत्तर प्रदेश के अंदर बोला गया कंटिन्यू रहेगी। हरिद्वार ने बोला है कि कांवड़ की यात्रा नहीं कंटिन्यू करेंगे। उत्तर प्रदेश क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं हताहत न हो जाए, तो इसके चलते उनको यहां पर कांवड़ की यात्रा अलाउ करने के लिए तैयार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या चाहते हो भाई साहब, कांवड़ की यात्रा आप लोग तैयार कर रहे हैं, अभी कुंभ आप लोगों को देखने को मिला, ऑलरेडी थर्ड वेव आने की बात की जा रही है, तो लोगों को मौत के मुंह में क्यों झोंक रहे हो आप लोग, ये आप लोग इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हो? तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आप ही उत्तर प्रदेश को और यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली गाइड किया गया कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आखिर क्यों, जब उत्तराखंड ऑलरेडी मना कर चुके हैं यहां पर कांवड़ यात्रा के लिए, तो आप लोग क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? क्योंकि बीमारी अभी गई तो है नहीं, फिर भी आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसी के चलते चीजें देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान के बारे में हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उनके द्वारा बोला जा रहा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि अगर तालिबान जो है खून की नदियां बहाकर वहां पर अपना दादागिरी दिखाएगा तो तालिबान में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी और ना ही अफगानिस्तान की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। तो संघाई कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है, तो इसमें यहां पर इनके द्वारा ये बात बोली गई है। ठीक है, तो यहां पर इनके द्वारा जो ये बात बोली गई है, ये ताशकंद में इनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो कौन सी कंट्री के अंदर है कि आप लोगों को पता है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर चल रही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अभी कैसे अफगानिस्तान के अंदर शांति रखनी है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हर एक राज्य के अंदर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। हुआ क्या है कि जो नंबर ऑफ डेथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप लोग देखोगे जितनी ऑफिशियल डेटा बताया गया, तो हरियाणा में बोला गया कि 7 टाइम्स ज्यादा देखने को मिल रही है जितना ऑफिशियल डेटा में बताया गया था। जो यहां पर इन्फ्लेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ह्यूज बढ़ रहा है, किसी भी चीज को आप लोग देख लो, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, आगे देख लेना आप लोग। यहां पर बेसिकली अभी ये बोला जा रहा है कि एक 1962 का जजमेंट था जिसको आप लोगों ने यहां पर केदारनाथ का केस बोला, उसमें जो यहां पर सेक्शन 124 का ए जो है यहां पर ये जो देशद्रोह का चार्ज लगाता है इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो 60 साल बाद लगभग आप लोग देखने को मिलेगा इसको रिव्यू किया जा रहा है। 1962 में ये आया था, तो देखते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन बनती है। बाकी झमाझम बारिश चल रही है, अच्छे से एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखते हुए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आज ही डिस्कस किया था नैनो मैगजीन के अंदर, याद होगा डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा। ये सारी बातें मैंने डिटेल में यहां पर समझाई थी। ठीक है, वही बातें डिस्कस की जा रही हैं। 3 मिलिटेंट जो है उनकी डेथ हो गई पुलवामा के अटैक के अंदर, तो एक अच्छी बात है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने यहां पर अपना इनके ऊपर कब्जा किया, पर लेकिन बुरी बात है ऐसी चीजें कंटिन्यूअस देखने को मिलती है। परमानेंट कमीशन के लिए वुमेन को अलाउ किया जा रहा है, तो वुमेन ऑफिसर, तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। ये एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, पहले सोर्स सर्विस कमीशन के लिए ही अलाउ किया जाता था। डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो है 28% हाइक हो गया, और महंगाई के टाइम पर, खासकर कोरोना के टाइम पर, ये जरूरी भी है लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा जाए। इंडिया और रशिया 2+2 मीटिंग अभी देखने को मिल रही है। 2+2 में कौन रहता है? फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मिलकर काम करेंगे, तो इंडिया और रशिया के बीच में भी 2+2 मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया और यूएसए के बीच में भी हम लोगों ने देखी थी। इसी के साथ में यहां पर सीबीएसई को यह बोला गया कि क्या उन बच्चों की फीस नहीं मिलनी चाहिए वापस, जो एग्जाम फी के नाम पर आप लोगों ने पैसा ठगा है? आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। ट्विटर जो है वो यहां पर बोला है कि इंडिया में अकेला एक ऐसी सबसे बड़ी कंट्री है जो कि हमसे डेटा मांग रही है जनता का, यानी कि जनता का सबसे ज्यादा डेटा जो है वो ट्विटर से इंडिया के द्वारा मांगा गया है कि लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं इंडायरेक्ट वे में। यहां पर एस जयशंकर साथ के द्वारा यहां पर यह भी बात बोलेगी कि एलएसी के चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो मुद्दा देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, सबसे बुरे रिलेशन आज के डेट में दोनों के हो गए इसकी वजह से। तो ये आगे आने वाले टाइम में सही होंगे या नहीं वो देखने को मिलेगा। मोदी और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, मोदी जी के द्वारा तो बात की गई, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था, तो इसके चलते रिलेशन काफी एक अलग डायरेक्शन में देखने को मिले। तो शांति कैसे रखनी है उसके बारे में बात की जा रही है। तालिबान जो है वो यहां पर अभी पाकिस्तान में सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन काटेगा जरूर, तो अभी ये देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर, तो कंडीशन खराब होगी। बाकी हमारी टीम जो है वो तैयार है बेसिकली किसके लिए? ओलंपिक के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ इंडियन टीम, अच्छे से खेल कर आइए और देश का नाम रोशन कीजिए, काफी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा तो इंडोनेशिया के बीच में यहां पर ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।